आज हम लोग हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि उच्च क्रम के रैखिक अवकल समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण में रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो दोस्तों रैखिक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता था, लेकिन इसमें क्या दे दिया गया है, अवकल समीकरण। आप लोग दोस्तों इंटरमीडिएट में आपने अवकल समीकरण पढ़े हैं, लेकिन उच्च क्रम के हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़े हैं। तो दोस्तों हमने बताया आपको कि रैखिक समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ पर अवकल वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए ये इक्वेशन जो हो जाएगी वो आपकी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी d2y बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब यहाँ पर आपको मल्टीपल में यानी कि गुणांक में इसके कोई भी अचर टर्म्स मिल जाएगा, 2, 3 है ना, एक्स वाई जेड, राइट। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पावर n तक भी हो सकती है। जैसे d2y है तो हम मानते हैं कि कोई n घात का उच्च क्रम का रैखिक अवकल समीकरण है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, d की पावर n y बाई डी एक्स की पावर n प्लस, मैंने यहाँ बताया था कोई कांस्टेंट हो सकता है, लेट कर लेते कि a1 है, d की पावर n माइनस 1 इंटू वाई बाई डी एक्स की पावर n माइनस 1। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस इक्वेशन से d की पावर कम होती चली जा रही है। सिमिलरली यहाँ पर d की पावर n है तो d की पावर n माइनस 1 हुआ। आगे देखते हैं a2, यहाँ पर कोई अगला अचर टर्म्स है, d की पावर n माइनस 2 अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2, राइट दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी d की पावर्स कम होती जा रही है। सिमिलरली इसके अकॉर्डिंग अगर जो आप देखें यहाँ पर भी पावर्स कम होती चली जा रही हैं। प्लस डेट प्लस ए एन वाई एन इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इक्वल्स टू में आपको 0 दिया गया है। तो ये इक्वेशन टोटल बन गई है d की पावर एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस ए वन डी की पावर n माइनस 1 इंटू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए टू डी की पावर n माइनस 2 इंटू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डैश प्लस ए एन वाई एन इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों पहला इक्वेशन आपको ऐसा मिल सकता है 0 में। ठीक है, अब ऐसा इक्वेशन मिल सकता है, लेकिन पहले टाइप के सवाल दोस्तों इसी टाइप पर आधारित सवाल है। ठीक है, पहला टाइप ये आपका है, ध्यान रखेंगे। लेकिन दोस्तों दूसरे टाइप पर सवाल का मेथड क्या होगा, दूसरे टाइप के इस हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर जो आपको d की पावर n वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस ए वन डी की पावर n माइनस 1 अपॉन वाई डी एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए टू डी की पावर n माइनस 2 इंटू वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस 2 प्लस डैश प्लस ए एन वाई एन इज इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं यहाँ पर आपको जेड दे दिया गया, यानी कि यहाँ पर RHS पार्ट में 0 नहीं है दोस्तों। RHS पार्ट में क्या नहीं है, 0 नहीं है, यहाँ पर इज इक्वल्स टू में जेड दे दिया गया है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ऐसी दशा में मुझे कौन कौन सी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, यानी कि CS इज इक्वल टू CF प्लस PI निकालना होता है। क्या निकालना होता दोस्तों, ऐसी दशा में आपको CF प्लस PI निकालना पड़ेगा। CF का मतलब दोस्तों होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन। क्या होता है दोस्तों, कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है दोस्तों। और PI का मतलब होता है दोस्तों पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होता है दोस्तों, पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और इसका मतलब दोस्तों होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। ध्यान रखेंगे इस दशा में हमें CS भी निकालना है। CS इज इक्वल टू तब निकलेगा कंप्लीट सोल्यूशन जब हम CF और PI को फाइंड आउट कर लेंगे। कब, जब RHS पार्ट में दोस्तों 0 ना हो, कोई वेरिएबल हो, तब हम PI निकालते हैं। तब क्या निकालते हैं, PI। लेकिन इस दशा में क्या होगा, पहली दशा में RHS साइड में 0 है, तो दोस्तों हम लोग जब पहली दशा में RHS साइड में 0 हो तो वहां पर PI फाइंड आउट नहीं किया जाता है। उसका आंसर केवल और केवल AE और CF निकाल कर ही कंप्लीट हो जाता है। क्या दोस्तों निकालेंगे,
उसके लिए केवल हम AE और CF ही निकालेंगे। जब RHS साइड में दोस्तों इक्वेशन में 0 दिया हो हायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो AE कामा CF ही निकालते हैं। ऐसी दशा में CF और PI दोनों निकालते हैं जब RHS पार्ट में 0 ना हो, यानी कोई वेरिएबल हो। दोस्तों यार लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो दोस्तों एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ये देखते हैं कि अब हम क्वेश्चंस कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं। मान लो मुझे कोई पहला क्वेश्चन दे दिया गया, लेट कर लिया कि मुझे कोई पहला क्वेश्चन दे दिया गया। अब हमें उसने बोल दिया कि AE फाइंड करना है, ठीक है, AE फाइंड करना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है d2y/dx2 + 2dy/dx + y = 0। हमें AE फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, जब AE आपको फाइंड करना हो तो d/dx का मतलब दोस्तों d होता है, और dy/dx का मतलब दोस्तों dy होता है। इसको लर्न कर लेंगे। d2y/dx2 का मतलब दोस्तों d2y होता है। dn/y/dx/n = d/n × y होता है। तो दोस्तों हमें AE फाइंड करना है। तो दोस्तों जब हम AE निकालेंगे, एक नोट लिख लेना, जब AE निकालते हैं तो दोस्तों D की जगह हम M पुट कर देते हैं। क्या लिख देते हैं, ये आप नोट कर लेना कि जब हम AE निकालते हैं तो D की जगह M रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो m² + 2m + 1 = 0, राइट। तो यहाँ से आपकी जो m की वैल्यू निकलेगी वो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर m की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी m² + m + m + 1 = 0। m कॉमन कर लीजिए तो m + 1 + 1 m + 1 = 0। m की वैल्यू -1, -1 y। देखिए अब इसमें कुछ टाइप बनते हैं कि अगर जो दिए गए ऐसे इक्वेशन में भाई, आप लोग इक्वेशन पढ़ते थे कक्षा 10वीं में भी, आपने रूट्स निकालना पड़ा था कि आभासी वास्तविक, काल्पनिक वर्ग कब होते हैं, ये आप लोग रूट्स पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम थोड़ा देखते हैं कि इस दशा में आपके जो वैल्यूज़ निकल के आएगी, इस दशा में जो m की वैल्यूज़ निकल के आएगी, ये तो दोस्तों वास्तविक हैं, असमान तो नहीं लेकिन समान है। ये वास्तविक तथा समान वैल्यू है। लेकिन बहुत सी कंडीशंस में आपको m की वैल्यू कई सारी निकलेंगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस हल करेंगे तो उसके लिए आप पॉइंट्स लिख लीजिए। फर्स्ट में m की वैल्यू क्या निकलेगी, तो दोस्तों लिखते जाइए यहाँ पे। दोस्तों केस फर्स्ट में अगर प्राप्त समीकरण से मान, दोस्तों जैसे हम पढ़ते चले आए सीरियल से बिल्कुल, अगर प्राप्त समीकरण के मान वास्तविक तथा असमान हो। कैसे हो दोस्तों, वास्तविक तथा असमान हो। कैसे हो, वास्तविक तथा असमान हो। तो वास्तविक तथा असमान का मतलब दोस्तों, मान लीजिए m1 निकल रहा है, m2 निकल रहा है, m3, ये पॉजिटिव आ रही, माइनस आ रही है, वास्तविक बोली जाएंगी। लेकिन दोस्तों असमान है, m1 m2 m3 भिन्न भिन्न है वैल्यू। तो इसके लिए दोस्तों CF क्या निकल आएगा, y = C1e⁻m1x + C2e⁻m2x + C3e⁻m3x + प्लस दोस्तों C1e⁻mx, राइट। दोस्तों इस फार्मूले को आप लोग लिख लेंगे, अपने कॉपी पे राइट कर लेंगे कि अगर जो वैल्यू वास्तविक तथा असमान हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। अब दोस्तों वास्तविक तथा असमान हो तो अब हम इस केस 1 पर क्वेश्चन एक टैग करते हैं। तो देखो दोस्तों वास्तविक तथा असमान के लिए हम एक पहला क्वेश्चन टैग करते हैं। जैसे आपको दिया गया है d3y/dx3 + 6 d2y/dx2 + 11 dy/dx + 6y = 0। दोस्तों ये अब दोस्तों इस साइड में दोस्तों क्या दिया गया, गिवन 0 दिया गया है, यानी कि हमें केवल AE और CF ही फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि RHS साइड में दोस्तों 0 दिया गया है। ध्यान रखेंगे जब भी RHS साइड में 0 हो गए तो आप उस सवाल के हालात को पकड़ लेंगे और आप ये कहेंगे कि हम AE और CF फाइंड करेंगे।
ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इस इक्वेशन का हम ए ई ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों डी बाई डी एक्स का मतलब दोस्तों डी होता है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब दोस्तों डी वाई होता है, एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब दोस्तों डी टू वाई होता है, एंड डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन दोस्तों डी की पावर एन इंटू वाई होता है। तो सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आप रखेंगे डी थ्री वाई प्लस सिक्स डी स्क्वायर वाई प्लस 11 डी वाई प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पर y कॉमन कर लेंगे तो डी क्यूब प्लस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी प्लस 6 इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हमें ए ही निकालना है, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ एम पुट कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इक्वेशन बना। अब दोस्तों यहीं से आपको पता चलेगा कि हम लोग जो मूल प्राप्त होंगे, m के जो मान होंगे उन्हीं को तो मूल कहेंगे ना। तो जो हमें m की वैल्यूज प्राप्त होगी क्या वो इस तरह की आएगी, वास्तविक तथा असमान। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग दोस्तों इस पर शेषफल प्रमेय का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग शेषफल प्रमेय कक्षा 8 से पढ़ते आए हैं और अभी तक पढ़ते आए हैं। तो दोस्तों आप लोग निकालना इसकी वैल्यू, और हम यहाँ पर m की वैल्यू रख रहे हैं -1, -2, -1। अब देखो मैंने लिखवाया था अगर प्राप्त समीकरण के मान वास्तविक तथा असमान हो, तो देखिए यहाँ पर वास्तविक तो हैं लेकिन दोस्तों ये असमान भी हैं उसके साथ में, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग अब CF बोलेंगे। क्या बोलेंगे? CF। तो y इज इक्वल टू C1 e की पावर m1 की वैल्यू कितनी है? -1। तो दोस्तों रख दीजिएगा, -x हो जाएगा, प्लस दोस्तों m2 की वैल्यू -2 है, तो दोस्तों यहाँ पर रख दीजिएगा इस फार्मूले में। तो C2 e की पावर -2x हो जाएगा, प्लस C3 e की पावर -3x हो गया। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आंसर। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए केवल और केवल हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन तक ही सॉल्व करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर जो यही क्वेश्चंस में, अगर जो इसी क्वेश्चंस में RHS साइड में 0 ना दिया होता तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं। चलिए दोस्तों, खैर वो बाद हम बाद में देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए जो इक्वेशन देखेंगे वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम जो ये इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि केस 2 में हमें क्या टर्म्स मिल सकते हैं। केस 2 हमसे कहता है कि अगर जो यदि मूल वास्तविक तथा समान हो, देखिए दोस्तों कंडीशन, यदि मूल वास्तविक तथा समान हो, अब ये कंडीशन है, तो हम दोस्तों इस पर एक क्वेश्चंस उठाते हैं। यदि मूल वास्तविक तथा समान हो, चलिए दोस्तों इस पर एक क्वेश्चंस उठाते हैं और इसका पहले फार्मूला देख लेते हैं। उससे पहले y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 x e की पावर m1 x प्लस C3 C4 x प्लस C5 x स्क्वायर em2 x प्लस डैश। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। डी क्यूब -2d स्क्वायर -4d प्लस 8 टू वाई इज इक्वल्स टू। दोस्तों पूरा वीडियो देखा करिए, और हम सीरियल से सारे वीडियो बना रहे हैं और सार्थक के बुक का मैं एक एक सवाल हल करवाऊंगा। आप लोग यार सब्सक्राइब तक नहीं करते हैं, लाइक तक नहीं करते हैं। कोई भी सजेशन हो आप हमें कमेंट करें, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों इसके लिए आप लगातार इस चैनल को देखते रहिए, और आपके जैसे जैसे पेपर निकट आ रहे हैं उतने अच्छे हम टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं आप लोगों को समझाने का, आप लोग समझने का प्रयास तो करिए। दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, इसके लिए ए निकालना है। और दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखेंगे हर बार कि RHS साइड में 0 दिया गया है, इसलिए हमें केवल ए और CF निकालना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ डी है वहाँ ए निकालने के लिए m रख देते हैं, m क्यूब -2m स्क्वायर -4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोस्तों जब हम इसके कॉमन करेंगे तो आपके कॉमन m स्क्वायर कॉमन करेंगे तो m -2 -4 m -2 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों m -2 और यहाँ पर आ गया m स्क्वायर -4 इज इक्वल्स टू 0। m -2
और m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 4 को मैंने ब्रेक कर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहाँ पर दोस्तों m की 3 वैल्यू आ रही हैं 2, 2, -2। तो दोस्तों इस दशा में अब आप देख रहे हैं कि दो वैल्यू समान आ रही है और मैंने केस 2 में क्या लिखा है, यदि मूल वास्तविक तथा समान हो। देखो यहाँ पर दो वैल्यू समान है, यहाँ पर तो दोस्तों भिन्नात्मक थी, अलग अलग थी, असमान थी, तब ये यूज किया गया। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि यदि मूल वास्तविक तथा समान हो तो मूल यहाँ पर दो वास्तविक वास्तविक तो सारे हैं लेकिन दो समान है। 2, 2 कैसे हैं, समान है, और -2 अलग। अब क्या दोस्तों इसके लिए फार्मूला CF क्या निकलेगा, तो वो ये देखिए दोस्तों, CF कंप्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू दोस्तों निकल आया आपके पास y इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2x e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर -2x। आंसर हो गया ये दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं। तो दोस्तों जब वैल्यू समान हो तब के लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं जो आपके सामने दिया गया, y बराबर C1 प्लस C2 इंटू एक्स ई की पावर m1x। ठीक है, अब दोस्तों इस केस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जो केस आपके पास थर्ड है उस केस पर हम अगले दिन चर्चा करेंगे, लेकिन उसके जाने से पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें कि यदि मूल काल्पनिक हो, कैसे हो दोस्तों, यदि मूल कैसे हो, काल्पनिक हो, काल्पनिक हो। काल्पनिक का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई वैल्यू आयोटा के फॉर्म में दी जाए, यानी कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। आपने इंटरमीडिएट में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था कि आयोटा और बीटा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अगर जो वैल्यू कैसी हो दोस्तों, काल्पनिक हो, इमेजिनरी हो, तो इसके लिए दोस्तों हम फार्मूला यूज करते हैं y बराबर e की पावर अल्फा x C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हम अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इस केस नंबर 3 के बारे में। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।